गांधी, गोडसे और आरएसएस इस खास सीरीज के दूसरे एपिसोड में आपका स्वागत है। जैसा कि मैंने आपको पिछले एपिसोड में बताया था कि कैसे गांधी की हत्या के बाद आरएसएस के खिलाफ षड्यंत्र रचे गए, कैसे गोडसे का रिश्ता आरएसएस से जोड़कर उसके लाखों स्वयंसेवकों को बिना किसी सबूत के जेल में बंद कर दिया गया, और यह सब हो रहा था जवाहरलाल नेहरू के इशारे पर। आज खरी बात के इस एपिसोड में मैं आपको तथ्यों, तर्कों और सबूतों के साथ ये राज खोलूंगा कि आरएसएस को कुचलने की नेहरू की चाल के पीछे उनकी बेहद करीबी लेडी माउंटबेटन का भी हाथ था। जी हां, आज मैं आपको वो पत्र दिखाऊंगा जिसमें खुद नेहरू ने इस बात की ओर इशारा किया था। तो बिना देर किए आइए खोलते हैं इस सनसनीखेज राज को। जैसा कि आपको पता है कि गांधी की हत्या के बाद आरएसएस पर प्रतिबंध लगा दिया गया और उसके लाखों कार्यकर्ताओं को जेल में ठूस दिया गया था, लेकिन कोई सबूत न होने की वजह से कुछ ही महीनों में देश भर की अदालतों से संघ के कार्यकर्ताओं को जमानतें मिलने लगी थीं। अदालत के रास्ते संघ कार्यकर्ताओं की जो रिहाई हो रही थी, उससे प्रधानमंत्री नेहरू बेहद परेशान थे। दरअसल उस दौर में आरएसएस के अलावा कम्युनिस्ट पार्टी पर भी सरकार के खिलाफ हथियारबंद विद्रोह करने के आरोप में प्रतिबंध लगा हुआ था और उसके भी हजारों कार्यकर्ता जेल में बंद थे। ये और बात है कि आज का हर वामपंथी विचारक आपको यह जरूर बताता होगा कि सरदार पटेल ने संघ पर प्रतिबंध लगाया था, लेकिन वो कभी ये नहीं बताएगा कि देश के साथ गद्दारी करने के आरोप में सरदार पटेल ने कम्युनिस्ट पार्टी पर भी बैन लगाया था। खैर, नेहरू की बेहद करीबी दोस्त लेडी माउंटबेटन वामपंथी विचारधारा की समर्थक मानी जाती थी। यहां तक कि ब्रिटेन की खुफिया एजेंसी उन पर इसी वजह से खास नजर भी रखती थी। लेडी माउंटबेटन को इस बात से काफी धक्का पहुंचा था कि एक तरफ तो आरएसएस के नेता और कार्यकर्ता रिहा किए जा रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ कम्युनिस्ट भारतीय जेलों के अंदर बंद हैं। इसी माहौल में अक्टूबर 1948 में नेहरू कॉमनवेल्थ की बैठक में हिस्सा लेने के लिए ब्रिटेन पहुंचे, जहां उनकी लेडी माउंटबेटन से कई मुलाकातें हुईं। इन्हीं मुलाकातों में लेडी माउंटबेटन ने भारतीय जेलों में बंद कम्युनिस्ट कार्यकर्ताओं के लिए चिंता जताई। लेडी माउंटबेटन की इस चिंता ने नेहरू को भी काफी आहत किया। अपनी इसी मनोदशा में नेहरू ने 27 अक्टूबर 1948 को पेरिस से सरदार पटेल को एक पत्र लिखा, जो सिलेक्टेड वर्क्स ऑफ जवाहरलाल नेहरू के सीरीज 2 के वॉल्यूम 8 के पेज नंबर 284 पर प्रकाशित हुआ है। आपको बता दूं कि सिलेक्टेड वर्क्स ऑफ जवाहरलाल नेहरू की सच्चाई पर कोई सवाल नहीं उठा सकता, क्योंकि इसे कांग्रेस की सरकारों की देखरेख में छापा गया है। खैर, नेहरू पटेल को इस पत्र में लिखते हैं कि ब्रिटेन के लोगों का साफ मानना है कि आरएसएस के लोग फासिस्ट और सांप्रदायिक सोच के हैं। इनके यानी आरएसएस के मामले में हम जो भी कदम उठाएंगे उसे उसी नजरिए से देखा जाएगा, लेकिन जहां तक मजदूर यूनियन का सवाल है तो बिना मुकदमा चलाए इन लोगों को यानी कम्युनिस्टों को नजरबंद रखने की नीति और सरकार की दमनकारी प्रवृत्तियों को लेकर हमारी काफी आलोचना होती है। कम्युनिस्टों के खिलाफ ब्रिटेन में काफी कठोर भावनाएं हैं, लेकिन फिर भी मुझसे पूछा गया था कि हम लोगों को बिना मुकदमा चलाए जेलों में बंद क्यों करते हैं। लेडी माउंटबेटन ने भी इस बारे में मुझसे कहा कि वो बहुत चिंतित हैं। अगर आज के हालात में हम अन्य दलों यानी कम्युनिस्ट को छोड़कर आरएसएस पर लगाया गया प्रतिबंध हटा देते हैं और उसे अपना काम जारी रखने देते हैं, तो इसका यही मतलब निकाला जाएगा कि हम भारत में फासिस्ट तत्वों को प्रोत्साहन दे रहे हैं। नेहरू के सनसनीखेज पत्र पर बहुत ध्यान से विचार करने की जरूरत है। उनके एक एक शब्द को बहुत ध्यान से पढ़ा जाना चाहिए। नेहरू यहां यह कहना चाह रहे हैं कि अगर आरएसएस के लोगों को बिना मुकदमे के जेल में बंद किया जाता है तो लेडी माउंटबेटन जैसे ब्रिटेन के लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि उनकी नजर में संघ के लोग फांसीवादी हैं। लेकिन इसके उलट कम्युनिस्टों को जेल में बंद रखा गया तो ब्रिटेन के लोग सवाल उठाएंगे। नेहरू की ये दलीलें गले के नीचे उतरना आसान नहीं है। सामान्य बुद्धि का व्यक्ति भी ये जानता है कि पूंजीवादी ब्रिटेन की जनता उस समय तक शुरू हो चुके कोल्ड वॉर में कम्युनिस्टों के प्रति क्या सोच रखती थी। हिटलर और मुसोलिनी के खत्म हो जाने के बाद उस दौर में ब्रिटेन के लिए फांसीवाद से कहीं बड़ा दुश्मन स्टालिन का खूनी वामपंथ था, जो पूरे यूरोप को हड़पना चाहता था।
लेकिन विदेश नीति के मूर्धन्य जानकार नेहरू की चिंता कुछ और ही थी। वो लेडी माउंटबेटन की नाराजगी को लेकर परेशान थे। खैर, सत्ता में आने के बाद से ही नेहरू का एक ही टारगेट था, संघ को कैसे भी करके कुचलना, और इसके लिए नेहरू किसी भी हद तक चले जाते थे। दरअसल गांधी की हत्या तो सिर्फ एक बहाना थी। नेहरू ने तो गांधी की हत्या के 1 महीने पहले से ही आरएसएस के खिलाफ साजिशें बुनना शुरू कर दी थी, और इसका सबूत मिलता है उस पत्र से जो नेहरू ने मद्रास प्रांत के गृह मंत्री पी सुब्बारायन को लिखा था। यह पत्र प्रकाशित हुआ है सिलेक्टेड वर्क्स ऑफ जवाहरलाल नेहरू के सीरीज 2 के वॉल्यूम 5 के पेज नंबर 3 पर। 5 जनवरी 1948 को नेहरू ने इस पत्र में लिखा था कि हमें आरएसएस पर खास तौर से नजर रखना चाहिए। हमने बहुत सारे सबूत देखे हैं जो बताते हैं कि हमारी हाल की कई परेशानियों की वजह आरएसएस के लोग हैं। यहां आपको तय करना है कि आपको मुस्लिम नेशनल गार्ड्स और आरएसएस पर प्रतिबंध लगाना चाहिए या नहीं। जहां तक मेरा संबंध है, मुझे निश्चित रूप से कोई आपत्ति नहीं होगी। मुझे लगता है कि यह समय आ गया है कि इन सांप्रदायिक संगठनों को पूरी तरह से रोक दिया जाए। आरएसएस के लिए नेहरू की नफरत इस हद तक आगे बढ़ गई थी कि वो उसे मुस्लिम लीग से भी ज्यादा खतरनाक मानने लगे थे। मद्रास प्रांत के गृह मंत्री सुब्बारायन को लिखे इसी पत्र में नेहरू जहां एक तरफ आरएसएस को खतरा बताते हैं, वहीं दूसरी तरफ वो मुस्लिम लीग को क्लीन चिट देते नजर आते हैं। खास बात यह है कि आजादी के बाद भी मद्रास प्रांत, जिसमें वर्तमान का तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल और आंध्र का एक हिस्सा आता था, उसमें मुस्लिम लीग तब भी बहुत सक्रिय थी और वो कई इलाकों में लगातार जलसे और बैठक कर रही थी। इसी मुद्दे पर नेहरू मद्रास प्रांत के गृह मंत्री सुब्बारायन को इसी पत्र में लिखते हैं कि मुस्लिम लीग की बैठकों पर प्रतिबंध लगाने का सवाल एक अलग मुद्दा है। ये कोई नहीं कह सकता कि मुस्लिम लीग की बैठकों से दंगे भड़केंगे। भारत में मुसलमान आज पूरी तरह से डरे हुए हैं। इस बात की बहुत कम संभावना है कि ये मुसलमान कोई मुसीबत खड़ी करें। जो भी हो, मुझे मुस्लिम लीग की बैठकों को रोकना गलत लगता है। भारत में इस समय मुसलमानों के मन में कई तरह के संघर्ष चल रहे हैं। मुस्लिम लीग भारत के बड़े हिस्से से तेजी से गायब हो रही है और मद्रास की इस बैठक को भी यूपी के मुसलमानों ने कड़ी आलोचना की है। मुझे मुस्लिम लीग की बैठक पर रोक लगाने का कोई कारण नजर नहीं आता। तो सुना आपने नेहरू के इन महान विचारों को। वो कह रहे हैं कि देश को मुस्लिम लीग से कोई खतरा नहीं है, खतरा है तो बस आरएसएस से। संघ के खिलाफ नेहरू की ये नफरत कई बार नजर आई। आजादी के बाद जब दिल्ली में दंगे हुए तो नेहरू ने सार्वजनिक तौर पर इसके लिए आरएसएस को जिम्मेदार ठहराया। जब अजमेर में 1947 में दंगे हुए तो नेहरू ने इसका ठीकरा भी आरएसएस के सर पर फोड़ दिया था। दरअसल उस दौर में देश की हर सांप्रदायिक समस्या के लिए नेहरू आरएसएस को ही जिम्मेदार मानते थे। संघ के लिए नेहरू इस कदर पूर्वाग्रह रखते थे कि उसके वो अच्छे कामों को भी बर्दाश्त नहीं कर पाते थे। 1947 में जब पाकिस्तान ने कश्मीर पर हमला किया तो संघ के कार्यकर्ता भारतीय सेना के सबसे बड़े मददगार साबित हो रहे थे, लेकिन नेहरू को यह भी बर्दाश्त नहीं हुआ। असल में युद्ध के दौरान भारत सरकार की तरफ से नेशनल कॉन्फ्रेंस के होमगार्ड्स और संघ जैसे दूसरे स्वयंसेवी संगठनों को हथियार दिए जा रहे थे, जिससे कि वो भी भारतीय सेना की मदद के लिए पाकिस्तानी फौज का मुकाबला कर सकें। इसी बीच नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता गुलाम मोहम्मद बख्शी ने नेहरू से ये शिकायत की कि ये सारे हथियार आरएसएस को सौंप दिए गए हैं। इस बात पर संघ से नफरत करने वाले नेहरू गुस्से में आ गए और उन्होंने सरदार पटेल को 30 दिसंबर 1947 को एक पत्र लिखा, जो प्रकाशित हुआ है इस किताब में, जिसका नाम है सरदार पटेल, कश्मीर एवं हैदराबाद। इस किताब के पेज नंबर 62 के मुताबिक नेहरू ने पटेल को पत्र में लिखा कि मुझे टेलीफोन पर एक बेहद चिंतनीय सूचना गुलाम मोहम्मद बख्शी ने दी है। बख्शी ने बताया है कि जो हथियार हमने उसे भेजे थे वो आरएसएस के कार्यकर्ताओं को बांट दिए गए हैं। जम्मू खतरे में है और बख्शी के होमगार्ड्स बिना राइफलों के लड़ रहे हैं और कई जवानों ने अपनी जान गंवाई है। मुझे लगता है कि बख्शी के होमगार्ड्स की कीमत पर आरएसएस की मदद की जा रही है। नेहरू ने अपने इस पत्र में आरएसएस पर जम्मू कश्मीर में दहशत फैलाने का आरोप भी लगाया, लेकिन सरदार पटेल ने नेहरू के इन सारे आरोपों को सिरे से नकार दिया। वो जानते थे कि आरएसएस के कार्यकर्ता
भारतीय सेना के साथ कंधे से कंधा मिलाकर पाकिस्तान के खिलाफ लड़ रहे हैं। उन्होंने उसी दिन यानी 30 दिसंबर 1947 को नेहरू को आरएसएस का समर्थन करते हुए एक तगड़ा जवाब दिया। उन्होंने नेहरू को पत्र में लिखा, गुलाम मोहम्मद बख्शी कल पूरे दिन मेरे साथ थे। उन्होंने हथियारों के बारे में मुझे कुछ नहीं बताया, ना ही बख्शी ने मुझे आरएसएस की गतिविधियों के विषय में बताया। आरएसएस ने अपने शुरुआती दिनों में जो भी किया हो, लेकिन अब उसके खिलाफ किसी भी तरह के सबूत नहीं है। जम्मू कश्मीर ही नहीं, देश के दूसरे राज्यों में भी नेहरू आरएसएस पर लगाम लगाना चाहते थे। उन दिनों संयुक्त प्रांत, जिसे आज वर्तमान में यूपी के नाम से जाना जाता है, में संघ का प्रभाव बहुत तेजी से बढ़ रहा था। इससे भी नेहरू घबराए हुए थे। गढ़मुक्तेश्वर में हुए 1947 के सांप्रदायिक दंगों के पीछे भी वो आरएसएस का हाथ मानते थे। यहां तक कि नेहरू संयुक्त प्रांत के मुख्यमंत्री गोविंद बल्लभ पंत पर संघ के खिलाफ कोई बड़ा एक्शन लेने का दबाव भी बना रहे थे। इसका सबूत मिलता है नेहरू के उस पत्र से जो उन्होंने 29 दिसंबर 1947 को गोविंद बल्लभ पंत को भेजा था, जिसमें उन्होंने लिखा था कि आपने कहा था कि आप आरएसएस के खिलाफ एक्शन लेने वाले हैं। ये कब होगा? मुझे लगता है कि अगर ये जल्दी किया जाता है तो बेहतर होगा। नेहरू ने अपने इन विचारों को देश के सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के सामने प्रकट किया था। 5 जनवरी 1948 को देश के सभी मुख्यमंत्रियों को पत्र लिखकर नेहरू ने कहा था कि भारत में मुस्लिम सांप्रदायिकता अब सर उठाने के लिए बहुत कमजोर है। भारत के भीतर आज हमें जिस सांप्रदायिकता से निपटना है वह हिंदू और सिख सांप्रदायिकता है, जो हाल ही में बहुत ज्यादा आक्रामक और असहिष्णु हो गई है। इस बात के सबूत मिले हैं कि आरएसएस ने हाल की भयंकर घटनाओं में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उन्हें यानी आरएसएस को नियंत्रण में रखना होगा और हमें उनके पवित्र कार्यों से गुमराह नहीं होना चाहिए। बंटवारे के दौरान संघ की लोकप्रियता तेजी से बढ़ रही थी। इससे नेहरू बुरी तरह से घबराए हुए थे। पूरे उत्तर भारत में संघ ने जिस तरह से शरणार्थियों के लिए सेवा कार्य किया था, उसकी चारों ओर उस कार्य को लेकर प्रशंसा हो रही थी। यहां तक कि देश के कई प्रभावशाली व्यक्ति भी संघ की तारीफ कर रहे थे। नेहरू को इस पर भी आपत्ति होती थी। संघ की तारीफ करने वालों में सर्वपल्ली राधाकृष्णन भी थे, जो बाद में जाकर देश के राष्ट्रपति बने। उन्होंने दिसंबर 1947 में मध्य प्रदेश के रीवा में सार्वजनिक तौर पर आरएसएस की प्रशंसा कर दी, तो नेहरू ने इस पर नाराजगी जताते हुए उन्हें 22 जनवरी 1948 को एक पत्र में लिखा कि हमारी वर्तमान समस्या ये नहीं है कि पाकिस्तान क्या करता है और क्या नहीं करता है, बल्कि हमारी समस्या ये है कि हमारे अपने बहुत से लोग क्या करते हैं। इस बारे में मैं कहना चाहता हूं कि कुछ समय पहले मुझे यह पढ़कर अफसोस हुआ कि आपने आरएसएस को प्रोत्साहित किया था। यह संगठन वर्तमान में भारत में सबसे शरारती संगठनों में से एक है। अपने पूरे जीवन में कई बार नेहरू ने आरएसएस के प्रति अपनी घृणा का प्रदर्शन किया था, लेकिन यहां खास तौर से मैंने इस वीडियो में उनके सिर्फ उन्हीं बयानों को लिया है जो उन्होंने गांधी की हत्या के ठीक 1 महीने पहले संघ के बारे में अलग अलग जगहों पर दिए थे। इन बयानों को पढ़ने और समझने के बाद यह स्पष्ट होता है कि नेहरू काफी पहले से, यानी गांधी की हत्या के पहले से ही आरएसएस पर नकेल कसना चाहते थे और गांधी हत्याकांड की वजह से यह सुनहरा मौका अपने आप उनके हाथ में आ गया। लेकिन गांधी हत्याकांड के बाद उभरी जनमानस की भावनाओं के बीच संघ पर प्रतिबंध लगाना तो बहुत आसान था, लेकिन उसे गांधी का हत्यारा साबित करना एक बेहद कठिन कार्य था, जो नेहरू और उनके चेले कभी साबित नहीं कर पाए। फिलहाल खरी बात के इस एपिसोड में इतना ही। इस खास सीरीज के अगले एपिसोड में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से सरदार पटेल आरएसएस को कांग्रेस में शामिल करना चाहते थे, वो भी गांधी की हत्या के बाद। कैसे की थी सरदार पटेल ने ये कोशिश, जानने के लिए इंतजार कीजिए अगले एपिसोड का। फिलहाल खरी बात में इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। मैं आपका हर कमेंट बहुत ध्यान से पढ़ता हूं। आप चाहें तो मुझसे जुड़ने के लिए मेरे फेसबुक पेज प्रखर श्री 78 को लाइक कर सकते हैं, और अगर ट्विटर पर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो मेरा ट्विटर हैंडल है प्रखर श्री 78। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।